इतना सारा मैथ का सिलेबस है, क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई मैथ का सिलेबस बता दे तो मज़ा ही आ जाए। क्लास 10th मैथ सिलेबस को लेकर टेंशन है? यस सर। फ़ोन निकालो, यूट्यूब खोलो, यस सर। सर्च करो संकल्प भारत फाउंडेशन। क्यों ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी हो रही है ना? मुझे पता है हो रही है, और इसी वजह से ये जो वीडियो बना रहा हूं ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना रहा हूं, ताकि अब से तुम्हारे मन में मैथ्स क्लास 10th के सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ही ना रहे। प्रॉब्लम क्यों है समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम के जड़ तक चलते हैं। सर अगर हम YouTube पे ढूंढने जाएंगे ना तो क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2023-2024 सिलेबस हमें अनगिनत वीडियोस मिलेंगे। तो उन अनगिनत वीडियोस को देखने के बाद भी सिलेबस के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपको मेनली दो ही टाइप के वीडियोस मिलेंगे। पहली वैरायटी जहां पे वो यूट्यूबर आएगा, आपको बताएगा कि एनसीईआरटी खोलो, ये एक्सरसाइज काट दो, यहां से सवाल नहीं आएंगे। भाई मेरे, कहां से सवाल नहीं आएंगे ये क्यों बता रहे हो? कहां कहां से सवाल आएंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे ये बताओ ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ्स के पेपर में हर एक सवाल एनसीईआरटी का होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर जी। तो ये बताओ ना सीधे सीधे कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जहां से हमें बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो कंफ्यूजन रह जाता है सर। अब देखो दूसरी वैरायटी वीडियोस की आपको क्या मिलती है जो अगेन कंफ्यूजन पैदा करती है। तो दूसरी वैरायटी ऐसी होती है कि हर साल सीबीएसई सिलेबस देता है, लेकिन बड़े चालाक तरीके से देता है, क्लैरिफाई करके ज्यादा नहीं देता है। तो हमें वो टॉपिक्स पढ़ के रियलाइज ही नहीं हो पाता कि यार इसके सब टॉपिक में ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यहां से सवाल आएगा कि नहीं आएगा। इसी कंफ्यूजन में फंसे जाते हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बस आके आपके सामने इन्हीं टॉपिक्स की रीडिंग मार देंगे। अरे यार जब रीडिंग ही मारनी थी तो रीडिंग तो हम अपने सीबीएसई का सिलेबस भी देख के मार सकते थे। तो यही दो टाइप के आपको मैथ्स के सिलेबस के वीडियोस मिलेंगे जिसके कारण आपको होती है प्रॉब्लम, होता है कंफ्यूजन। लेकिन डरना नहीं है, आपके मैथ्स मेंटोर प्रिंस सर आ चुके हैं अपने सालों के एक्सपीरियंस के साथ एक अमेजिंग चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन पे आपको क्लैरिटी देने, आपको मैथ्स सिलेबस का रास्ता दिखाने। यहां पे पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट एक छोटे से वीडियो में यहां पे अभी तुरंत आपको बताने वाला हूं कि हर एक चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, जहां से सवाल आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले अपने सारे चैप्टर्स देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें सर, एनसीईआरटी को बेस रख के बात करें तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, फिर पॉलिनोमियल पढ़ना है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, फिर ट्रायंगल पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। अब समझना, तो आपको कई बार अपने रेफरेंस बुक्स में ये चैप्टर मिलता ही नहीं है, उसके बदले दो अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हड़बड़ाना नहीं है, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के अंदर ये दोनों टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, और बाकी रेफरेंस बुक क्या करते हैं, इसी को दो पार्ट में बांट के अलग अलग चैप्टर बना देते हैं। तो एकदम क्लैरिटी रखिएगा बढ़िया वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और कई सारे रेफरेंस बुक में आपको ये चैप्टर का नाम मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ। तो अगेन हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है। चलिए और क्या क्या हमें पढ़ना है सर क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस में? सर्कल्स पढ़ना है सर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो भैया आपके मैथ्स के जो थ्योरी के 80 मार्क्स हैं वो यहीं से आने वाले हैं। अब एक एक करके फटाफट देखते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमें कवर करके चलने हैं। रियल नंबर से शुरू करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हल्के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इन डिफिनेशंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा
HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। HCF LCM वाले वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये पता होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे वो पता होने चाहिए। और इररेशनल प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी हमसे बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं, पॉलिनोमियल्स की कहानी देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जाननी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है ये पता होना चाहिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ये पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे कैसे होंगे ये पता होने चाहिए, और इन पे बेस्ड सवाल कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे बनाना है ये पता होना चाहिए। जीरोस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जीरोस और कोएफिशिएंट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें क्या रिलेशनशिप है ये पता होना चाहिए। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और क्या क्या वैरायटी यहां से सवालों की बनती है ये पता होना चाहिए। अब इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे। तो यहां पे बात करें तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग सिचुएशन में ग्राफिकली कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये पता होना चाहिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें पता होना चाहिए, ग्राफिकली भी एल्जेब्रिकली भी। तो ग्राफिकली तो पता होना ही चाहिए, और अगर मैं एल्जेब्रिकली की बात करूं तो दो मेथड हमारे सिलेबस में है। पहला मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगला मेथड एल्जेब्रिक जो सिलेबस में है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स। और क्या है सर जी, तो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हिच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। कई बार आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने दे देगा जो पहली नजर में आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं दिखेंगे, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ पेज भी हिलाना पड़ेगा, तब जाके वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करोगे, तब जाके सॉल्व करोगे। तो भैया ये भी सिलेबस में है। अगेन सॉल्वेबिलिटी कंसिस्टेंसी की कंडीशंस क्या क्या होती है इस पे बेस्ड सवाल। अगेन यहां से बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। अगले चैप्टर पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भैया डेफिनेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का या सॉल्यूशन का क्या मतलब है, हम किसी भी सिचुएशन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैसे निकालना है, दो मेथड से सर जी। एक है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म जिसको हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, एक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम सिद्धाचार्य रूल्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में कभी भी अगर आपको सॉल्यूशन निकालने को कहेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो मेथड आप पे छोड़ देगा, वो कभी भी आप पे कोई मेथड फोर्स नहीं करता है, आप दोनों में से अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी मेथड से बना सकते हो। अगेन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट के बीच में क्या रिलेशन है, आपको पढ़ना है साइन स्कीम के बारे में, थोड़ी सी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बारे में, आपको अगेन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो सीक्वेंस क्या होता है, कितने टाइप के सीक्वेंस होते हैं, इन सीक्वेंसेस में एपी के सीक्वेंस कब कहलाती है। अगेन एपी के सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का क्या कंसेप्ट है सर, अपने एपी के सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म या फिर इसको nth टर्म भी कहते हैं, वो क्या होता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका क्या कंसेप्ट है। मिडिल टर्म एक फाइनाइट जीपी के लिए, इसका क्या कंसेप्ट है। एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे कैसे करना है, क्या क्या कंसेप्ट मान के करना है। सम ऑफ टर्म्स का कंसेप्ट एक फाइनाइट एपी के लिए, और अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि nth टर्म पे भी बेस्ड होंगे, सम ऑफ टर्म्स पे भी बेस्ड होंगे। तो ये आपका एपी का सिलेबस है, यहीं से सवाल आएगा, लिख के रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स की कहानी देखते हैं। तो कंग्रुएंसी सिमिलैरिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनको डिफर करवाती हैं, क्या फर्क है, कैसे पकड़ना है कि कंग्रुएंट है कि सिमिलर है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सिमिलर पॉलीगॉन्स का कंसेप्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। थेल्स थ्योरम जिसको हम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए, इसका कन्वर्स भी पता होना चाहिए। अगेन
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है ना वो इसी से प्रूव हो जाता है। इसकी भी कहानी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। अगेन, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कंडीशन क्या क्या एसेंशियल वाली होती है ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सारे आपको पता होने चाहिए, यानी कि ट्रिपल ए हो, डबल ए हो, ट्रिपल एस हो, एस एस हो, RHS हो, ये सारे क्राइटेरिया सिमिलैरिटी वाले आपको क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक करती है, जैसे मीडियन की कहानी, पेरीमीटर की कहानी, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट की कहानी, ये कैसे आपस में इंटरलिंक करती है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका पूरा ट्रायंगल का सिलेबस है, सवाल इन्हीं टॉपिक से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, यानी 9th वाली वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और वो भी इंटरनल डिवीजन के केस के लिए। अगेन, सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशंस भी कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। टू बी प्रिसाइज, सेंट्रोइड का कंसेप्ट पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां दो पार्ट्स होते हैं सर, टी रेशियोज भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती है, दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले टी रेशियोज की कहानी देख लेते हैं। तो एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए टी रेशियोज की कहानी हम पढ़ते हैं, इसको हमें जानना है। टी रेशियोज होता क्या है सर, इन स्पेसिफिक एंगल्स पे टी रेशियो की वैल्यू क्या क्या आती है ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहां पे बनते हैं, इनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। सर, टी रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या होता है, जैसे टैन होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका टी रेशियोज का पार्ट था। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आ जाऊं तो पूरा गेम इन तीन आइडेंटिटीज का है जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। ये तीन अगर आपको क्लियर है, आप आइडेंटिटीज के किसी भी सवाल पे इजीली खेल जाओगे। पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से ये नीचे वाली दोनों डिराइव हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरी वाली है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये फाइनल वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, इन वेरियस प्रॉब्लम्स इनको कैसे यूज करना है ये आपको सीखना है। कौन सिखाएगा? प्रिंस सर आपको सिखाएंगे। आगे देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर साल सीबीएसई इस टॉपिक को अपने सिलेबस में नहीं लिखता, फिर भी हर साल एक ना एक सेट में यहां से सवाल मिल जाता है, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल। इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनको कैसे यूज करना है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें ये दिमाग में रखना है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी सवाल आएगा, और ये हाइट एंड डिस्टेंस कौन सा चैप्टर है याद रखना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है भैया। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहां जो भी आप डायग्राम बनाओगे ना, तो आपके सिलेबस में ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे कि आपके डायग्राम में दो से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको मिल ही नहीं सकते। यानी कि या तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको अपने डायग्राम में इनकाउंटर होगा, या तो एक ही इनकाउंटर होगा। दो से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल वाला डायग्राम आएगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। आगे देखिएगा, यहां पे एंगल्स इंक्लूडेड आर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ओनली। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि जो भी आपके सवाल बनेंगे यहां हाइट एंड डिस्टेंस में, उनमें इन्हीं एंगल से रिलेटेड बात होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सर्कल्स। तो आपको सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे कि सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। अगेन, अगर मैं एक सर्कल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एक पॉइंट को कहां कहां प्लेस किया जा सकता है, और उस पॉइंट से कैसे कैसे या कितने कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट क्या होता है, और इंपॉर्टेंट टेंजेंट थ्योरम्स भैया। तो चार मेन इंपॉर्टेंट टेंजेंट थ्योरम है, आपको क्लियर होने चाहिए। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वो थ्योरम्स क्या क्या हैं, जहां पे बेस सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस ऑन दिस 4 टेंजेंट थ्योरम्स। तो जब हम डिटेल में अपने सर्कल चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन 4 टेंजेंट थ्योरम्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पेरीमीटर एरिया का कंसेप्ट क्या होता है, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल हमें आने चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की कहानी हमें आनी चाहिए।
रोटेशन व्हील कंसेप्ट वाले जो सवाल होते हैं ना, वो हमें क्लियर होने चाहिए। अगर मान लो मेरे सर्कल्स एक्सटर्नली या इंटरनली टच कर रहे होते हैं तो क्या क्या कंसेप्ट बनता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको क्लियर होनी चाहिए, सवाल बहुत आते हैं यहां से। तो कंप्लीट एनालिसिस लाइक सेक्टर के लिए पेरीमीटर की कहानी क्या है, एरिया की कहानी है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। अगेन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के लिए भी आपको कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम एक सर्कल के सेगमेंट की बात करते हैं तो एरिया की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, तो क्या करना है, कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अब सेगमेंट में इस बात का ध्यान रखना कि जो वो आपको इन्वॉल्विंग एंगल देगा ना, वो एंगल या तो आपको 60 डिग्री मिलेगा, या तो 90 डिग्री मिलेगा, या तो 120 डिग्री मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर सवाल ने बस बोल दिया, आपको सिर्फ लिख दिया सरफेस एरिया, तो क्या मतलब है। अब देखो क्या क्या फिगर्स की एनालिसिस आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चार्टर में करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में, हॉलो शेल के बारे में जिसकी कुछ थिकनेस होगी, हेमिस्फीयर के बारे में, यानी कि इतने फिगर्स आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतने ही फिगर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं बार बार। अगेन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इन फिगर्स का कॉम्बिनेशन बना के आपको सवाल देगा ना, तो याद रखना कि इनमें से वो दो से ज्यादा फिगर को इन्वॉल्व नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई सवाल दे दिया जहां पे वो क्या करेगा, एक कोन को और एक हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर देगा, तो उसने दो ही फिगर कनेक्ट किए हैं, तो याद रखना कि वो कभी भी ना दो से ज्यादा टाइप के फिगर कनेक्ट नहीं करेगा। इनमें से कोई दो ही फिगर कनेक्ट करके अगर उसको सवाल पूछना रहेगा तो पूछेगा, दो से ज्यादा फिगर वो कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा। और देखिएगा मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग की कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। वाटर फ्लो प्रॉब्लम बहुत बच्चे अटकते हैं, इसकी क्लैरिटी होने चाहिए। प्रिंस सर से पढ़ के देखो, सब कुछ क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मीन मीडियन मोड ग्रुप्ड डेटा का यही बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अब मोड और मीडियन कैसे फाउंड करते हैं, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, कैसे लगाना है, सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। मीन मीडियन मोड तीनों को कनेक्ट करने वाला एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए, कहां कहां लगाना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सब पता होने चाहिए। अब फाइनली अपने लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अलग अलग सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या क्या होता है सर जी। और ये फेमस सिचुएशंस तो अक्सर बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कॉइन वाला प्रॉब्लम, डाइस वाला प्रॉब्लम, कार्ड वाला प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स। तो ये झटपट तरीके से कुछ मिनट्स में मैंने आपको पूरा सिलेबस का एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट ओवरव्यू दे दिया कि भैया हर चैप्टर से इतना पढ़ के जाओ, और मैं साइन करके दे दूंगा कि इससे बाहर तुम्हारा कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो यही टॉपिक से, इसी से रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस करने हैं। अब मन में एक और सवाल आएगा तुम्हारे, ठीक है सर आपने क्लैरिटी तो ला दी, पढ़ाएगा कौन, मैं हूं ना, तो चिंता नहीं करिए, प्रिंस सर बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं रियल नंबर्स का वन शॉट, बने रहिएगा। तो आप हमारे चैनल संकल्प फाउंडेशन पे, याद रखिएगा संकल्प भारत फाउंडेशन पे सिर्फ मैथ्स ही नहीं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं अमेजिंग फैकल्टीज के द्वारा। तो मैथ्स के अलावा सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, संस्कृत, और भी बहुत कुछ आने वाला है। चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। इसके साथ यहां पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।